हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपके सामने पॉलिटी का शानदार बेहतरीन सा सेशन दोस्तों, जिसमें कि इस समय हमारी चल रही है पॉलिटी की सीरीज। तो पॉलिटी की सीरीज हम बड़े बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट में देख रहे हैं। तो हम इससे पहले हमने जो देखा था जो हमारे संवैधानिक संशोधन के बारे में, तो संवैधानिक संशोधन का हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है पहले तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे उसका अगला नेक्स्ट पार्ट, यानी संविधान संशोधन का अगला सेकंड पार्ट देखेंगे। तो संविधान संशोधन में थोड़ा हम आपको जानने के लिए बता दें, क्योंकि पहले वीडियो में हम आपको बताने के लिए थोड़ा कुछ भूल गए थे कि अब तक हमारे संविधान संशोधन में टोटल 104 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है दोस्तों। यानी कि 104 बार संविधान में संशोधन तो किया जा चुका है। और अभी जो हमारा एक नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा है, यानी कि फिलहाल वो भी ये मान लो कि पास ही हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन, जो इस समय 2021 में पास होना है, जो कि राज्यसभा से पास हो चुका है और शायद राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दी है। वो है ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा 127वां संविधान संशोधन है, जो कि 104 बार अभी तक तो हुए थे, ये जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे 105 बार संविधान संशोधन किया जा चुका होगा हमारे संविधान में दोस्तों। तो ये जो 105वें बार जो संविधान संशोधन किया जा रहा है, ये ओबीसी के आरक्षण के बारे में बात करेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं हम आज के अपने कुछ जो उसके आगे बचे हुए थे नेक्स्ट कुछ संवैधानिक संशोधन, उनके बारे में दोस्तों। तो हमारे जो अगले नेक्स्ट पार्ट में है, यानी कि सबसे पहले हमारा देखते हैं 42 संवैधानिक संशोधन, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मान लो कि इसमें इतने सारे संवैधानिक संशोधन किए गए थे कि इसको एक प्रकार से मिनी संविधान भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे कभी पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है, तो वो 42वां संविधान संशोधन यानी 42 जो संविधान संशोधन हुआ था उसको संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हुआ था हमारा 76 में, यानी कि इसकी कभी भी डायरेक्टली डेट पूछ ली जाती है कि हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो डायरेक्टली आप 426 यानी कि 76 यहाँ से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको मिनी संविधान भी कहा जाता था और ये कहा जाता है, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। जब हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था यानी प्रस्तावना, उसमें भी हमने आपको बताया था कि 42वें संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जो प्रस्तावना में शामिल किए गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे दोस्तों। यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 ऐसे शब्द थे जो हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा दोस्तों। उसके आगे नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य जो हमने रसिया से लिया है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की जो जानकारी कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने यहाँ की धरोहर को या पुरानी जितनी भी कुछ ऐसी धरोहर हैं या मतलब हमारे कर्तव्य के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, यानी कि टोटल हमारे 11 कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्यों के अंतर्गत जितनी भी कुछ आता है वो यहाँ से हमारे इसके जो संविधानिक संशोधन किया गया था 42वां, वो रसिया से लेकर यहाँ पे जोड़ा गया था दोस्तों। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हमारे भाग 4A के तहत आते हैं। यानी कि 4A में जो हमने बताया था आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था उसमें केवल कितने संविधान संशोधन जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे दोस्तों। यानी कि जो हमने दूसरे से लिया था वो 10 जोड़े गए थे। एक हमारा बाद में मौलिक कर्तव्य जुड़ा, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होता था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा। यानी कि उसके जो गार्जियंस होंगे, जो उसके मतलब मम्मी पापा यानी पेरेंट्स जो होंगे, उनका मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा अवश्य प्रोवाइड करवाएं दोस्तों। तो ये तो था हमारा जो यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। और इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था, राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी कि उस टाइम हमारी जो सरकार हुआ करती थी यानी माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने एक रूल ये पारित किया था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाएगा तो राष्ट्रपति उस बिल को वापस नहीं कर सकेगा दोस्तों। यानी कि अगर राष्ट्रपति के पास बिल चला गया तो राष्ट्रपति को उस बिल पर साइन करना ही होगा। तो दोस्तों एक प्रकार से ये राष्ट्रपति का कोई मतलब ही, अगर ये रूल अगर हमेशा चलता रहता तो राष्ट्रपति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता भारत देश में, क्योंकि जो हमारी संसद बना के देती राष्ट्रपति उसको बैठे बैठे तुरंत साइन कर देता, क्योंकि उसके पास से अधिकार ही छीन लिए गए थे कि राष्ट्रपति किसी बिल को वापस कर सके।
तो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था कि वो जितने भी बिल उसके पास जाएंगे वो डायरेक्टली उस पर साइन कर देगा दोस्तों। ये था हमारा राष्ट्रपति को बाध्य करने के बारे में। और सामाजिक न्याय, मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि सामान्य न्याय, सबको सामान्य न्याय दिया जाएगा। ये हमारा जो आर्टिकल यानी संविधान संशोधन 42 के तहत जोड़ा गया था कि सबको सामान्य न्याय मिलेगा। और मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि जैसे भाई दोस्तों हम ये अगर हम हैं, जैसे हम या आप कोई भी है, कुछ ऐसे कानून के तहत अगर हम फंस गए हैं और हमें ज़रूरत है किसी वकील की दोस्तों, और हमारे पास पैसे नहीं है वकील को करने के लिए, तो ये कानूनी रूप से हमारा जो मौलिक अधिकार होगा कि हम कानून हमें वकील प्रोवाइड करवाए, यानी कानूनी सहायता हमें प्रोवाइड करवाई जाए दोस्तों। तो ये भी हमारा जो 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था दोस्तों। और इसमें मुफ्त कानूनी सहायता हो गया। और उद्योगों के प्रबंधन के बारे में, यानी कि उद्योगों का जो प्रबंधन किया जाएगा कि उसमें इसके अंदर की जो हमारे कार्य करने वाले वर्कर्स हैं उनकी देखभाल के बारे में, और कंपनी जहाँ पे सेट हो रही है वहाँ पे पूरी जो जगह लोकेशन सही है, मतलब कंपनी जैसे कोई बाहरी कंपनी आ रही है तो उसके लिए भी हमारा कर्तव्य होगा कि हम उसके लिए सारे प्रबंधन प्रोवाइड करवाएं, यानी हम उसके लिए जगह प्रोवाइड करवाएं, हम उसके लिए कुछ लेबर्स वर्कर्स प्रोवाइड करवाएं। तो ये भी एक प्रबंधन के अंतर्गत किया आता था दोस्तों। तो ये हो गया उद्योगों का प्रबंधन। और हमारे राज्य सूची में समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे दोस्तों, यानी कि राज्य सूची की समवर्ती सूची में 5 विषय ऐसे जोड़े गए थे दोस्तों, जो कि 5 विषय किस किस चीज़ों के बारे में बताता था। हमारा वन के बारे में बताता था कि यानी कि जैसे कि हमारा वन हो जाएगा शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पशु पक्षी, माप तौल, और इसी तरीके से दोस्तों माप तौल, जंगली जानवर और कानून और व्यवस्था, यानी कि कौन कौन से हुए हमारे वन, शिक्षा, वन और जंगली जानवर, पशु पक्षी और न्याय के बारे में बताता था दोस्तों। और इसी तरीके से एक और था दोस्तों हमारे पास जो हमें माप और तौल के बारे में, यानी कि 5 विषय जोड़े गए थे समवर्ती सूची में दोस्तों। तो ये इतने सारे हमारे जो चेंजेस किए गए थे, हालांकि और भी कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम सारे लेके आपके सामने आ गए दोस्तों। तो राज्य सूची में समवर्ती में 5 विषय जोड़े गए थे, जो 5 विषय हमने आपको बता दिए, शिक्षा, वन, जंगली जानवर के मतलब जंगली जानवर भी आ जाएंगे उसमें, पशु पक्षी मतलब दोनों चीज़ आ जाएगा, और न्याय आ जाएगा, और माप तौल के बारे में भी आ जाएगा दोस्तों। ये 5 विषय थे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ 42 संविधान संशोधन, काफ़ी यानी कि इसको एक तरीके से पूर्ण रूप से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट पे आता है 44 संवैधानिक संशोधन, जो कि हुआ था 78 में, यानी 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 78, यानी कि 1978 में हुआ था हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट, यानी संवैधानिक संशोधन, जो राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार करने के लिए, जैसे कि हमने भी आपको बताया ना कि राष्ट्रपति बात हो जाएगी, राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल गया तो राष्ट्रपति उसको उस पर डायरेक्टली साइन कर देगा, उसको एक भी बार उस पर रोक टोक नहीं लगाएगा दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई दोस्तों। क्या पावर दी गई कि वो अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाएगा तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वो संसद को वापस कर सकता है कि ये राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये बिल सही नहीं है, तो इस पर कुछ हमारे देश के लिए सही नहीं, तो वो एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है दोस्तों। लेकिन अगर संसद उसको पुनर्विचार करके फिर दोबारा डायरेक्टली वही बिल अगर डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति दोबारा में उस बिल को उसको पास करना ही होगा, क्योंकि वो दोबारा उस बिल को वापस नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेजने की शक्ति दी गई। कहाँ, किसमें दी गई? 44 संवैधानिक संशोधन के तहत दी गई दोस्तों। ये हुआ हमारा पुनर्विचार के तहत। और सशक्त विद्रोह को आंतरिक विद्रोह में बदल दिया गया, यानी कि जो सशक्त विद्रोह था उसको आंतरिक विद्रोह में बदल दिया गया दोस्तों। ये एक वर्ड है, मतलब कि आपको डायरेक्टली याद करके रखना है कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा सशक्त विद्रोह को आंतरिक विद्रोह में बदल दिया गया। यानी कि जो पहले नाम होता था उसका सशक्त विद्रोह, उसको बदल के क्या कर दिया गया? आंतरिक विद्रोह में कर दिया गया दोस्तों, यानी आंतरिक गड़बड़ी। ये हो गया हमारा। राष्ट्रपति को कैबिनेट मिली और राष्ट्रपति को ये दिया गया, मतलब राष्ट्रपति को इतनी ये पावर दी गई कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही इमरजेंसी लगा सकता है दोस्तों। जो राष्ट्रपति होगा हमारा, वो हमारी जो कैबिनेट सरकार होगी उसकी लिखित जो कैबिनेट सरकार लिख के उसको नोटिस देगी हमारे राष्ट्रपति को, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगा सकता है दोस्तों।
जैसे कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, तो राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लगी, राष्ट्रपति शासन कब लगाता है, इमरजेंसी कब लगाता है, जब वो कैबिनेट से लिखित अप्रूवल पाता है उसके बाद ही इमरजेंसी लगाता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि राष्ट्रपति सिर्फ एक तरीके से आर्डर देता है, लेकिन वो जो इमरजेंसी करवाता कौन है, कैबिनेट सरकार करवाती है। यानी जो प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार होती है वही राष्ट्रपति शासन यानी इमरजेंसी प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। तो एक तरीके से बस नाम तो हो जाता है राष्ट्रपति का, लेकिन उसके पीछे जो पावर होती है वो कैबिनेट की होती है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे और मौलिक अधिकार को संपत्ति में बदल देंगे, यानी कि जो मौलिक हमारे संपत्ति का अधिकार था उसको किस में बदल, संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार में था उसको क्या किया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। यानी कि जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी 44th के तहत किया गया था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये दोनों। अब उसके आगे चलते हैं हमारा 50 संविधान संशोधन, यानी इस 50वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि हमारे देश की जो भी सेना यानी कि जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो सशस्त्र बल हो या खुफिया एजेंसी हो या दूरसंचार से रिलेटेड कुछ लोग हों, यानी कि दूरसंचार मतलब जो जैसे कि कम्युनिकेशन के तहत एक दूसरे के यहाँ, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में आर्मी में किसी भी डिपार्टमेंट ले लो आप कि जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं कि हमारे देश को खुफिया जानकारी के लिए, तो उसके लिए हमारे 50वें संविधान संशोधन के द्वारा उनके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया गया। यानी कि उनके मौलिक अधिकार को छीन लिया गया उनसे कि अगर बाई द वे कहीं युद्ध छिन गया है, युद्ध कहीं से अगर होने लगा है और कोई सैनिक ये कह रहा है कि हमें सुबह खाना नहीं मिला, हमारा मतलब भोजन नहीं मिला, तो एक प्रकार से यही होगा कि उसके मौलिक अधिकार छिन रहे हैं। तो वो एक सामान्य नागरिक अगर है तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि हमें भोजन नहीं मिला आज, तो हमारा जीने का अधिकार हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्टेल हो रहा है। तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई सेना का जवान होगा तो वो क्या करेगा कि अगर उसको एक टाइम खाना नहीं भी मिला तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। कहाँ पे छीन लिए गए थे, 50वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सॉरी दोस्तों, कुछ व्यवधान आया है। तो हाँ दोस्तों, व्यवधान सही हो चुका है। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, तो सशस्त्र बलों, यानी कि हमने बता दिया आपको 50 वाले कि सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी और दूरसंचार के जो हमारे मेंबर्स होंगे उनके क्या होते हैं, मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये हमारा जो बताता है 50वां संविधान संशोधन यानी 50 अमेंडमेंट एक्ट। और 52 यानी कि ये आया था 1985 में, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल संसद और राज्य सदस्यों की अयोग्यता। यानी कि एक प्रकार से ये मान लो दोस्तों कि दल बदल जो हमने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको एक नाम से ये भी जाना जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे काफ़ी विस्तार से हमने आपको समझाया था कि कोई भी अगर विधानसभा के सदस्य या केंद्रीय लोकसभा का सदस्य अगर वो क्या करता है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये हमारा 10वीं सूची में जोड़ा गया था। हमने आपको बताया था इससे पहले भी जब अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, वो जो सब हमने देखा था अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूची में जब हमने देखा था कि 10वीं सूची में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि बताया था दल बदल कानूनी विरोध, तो इसमें एक अगर इस पार्टी से चेंज होकर दूसरी पार्टी में कोई विधायक या सांसद जा रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती थी। हमने इसका आपको बाईपास भी समझा रखा है कि इसका बाईपास क्या होता है, इसे जो आज के टाइम पे हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो किस टाइप के यूज करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे दे रखा है कि अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ करते हैं यानी दल बदल करते हैं उनकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। आ जाता है हमारा 61 यानी कि 1981 में आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा राज्यसभा मतलब कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो वोटिंग राइट्स है यानी कि जो वोट देने की आयु है हमारी, तो वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। यानी इससे पहले जो वोट देने की आयु सीमा हुआ करती थी हमारी कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष ईयर हुआ करती थी। जैसे कि जो आज का जो हमारा क्राइटेरिया यानी शादी लड़कों की शादी के लिए जैसे दे रखा है 21 ईयर, लड़कियों के लिए 18 ईयर। तो जो आज जो उस समय पहले थी हमारी वोटिंग राइट वो आज के विवाह के आयु के बराबर थी दोस्तों। तो ये एक तरीके से मान लो कि इसमें संविधान संशोधन किया गया था लोकसभा और राज्य विधानसभा में कि जो वोटिंग राइट्स जो वही दे सकेगा जो 18 साल से ऊपर होगा, यानी 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी वोटिंग राइट्स के लिए दोस्तों। अब आ जाता है 71वां संविधान संशोधन
ये कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को, यानी कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी 3 भाषाओं को ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा थी। इससे पहले हमने एक और देखा, हमने जो 21 संविधान संशोधन था उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1961 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी पहले हमारे पास टोटली कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। जो रियल में जब कानून हमारा बना था, यानी संविधान बना था, उस टाइम पे हमारे पास 14 भाषाएं थी। तो उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई 1961 में, जो सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, यानी कि 71 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। अब कितनी हो गई टोटल? 14 थी पहले, एक वो जुड़ गई 15 और 3 ये मिलाकर टोटल 18 हो गई हमारे पास जो भाषाएं हो गई थी। यानी कि 71 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को दोस्तों। अब इसके बाद आता है हमारा संविधान संशोधन 73, यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा पंचायत के बारे में बताता है। जो हमने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि पंचायत के बारे में, जो इसके लिए कौन सी अनुसूची हमने बताई थी आपको पंचायत के लिए? 9, यानी कि अनुसूची 9A के तहत हमने बताया था आपको। ये यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। यानी कि जो पंचायत थी, इनको क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था दोस्तों। और इसमें बहुत सारे नए कुछ विषय जोड़ दिए गए थे कि जिसकी पावर वो किसको दे दी गई थी? पंचायत को उसकी पावर दे दी गई थी। कितने विषय जोड़ दिए गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे दोस्तों। यानी कि कितने विषय इसमें टोटल जोड़ दिए गए थे? 29। तो आपको डायरेक्टली आपसे कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पंचायत यानी संविधान संशोधन 73 जब हुआ था, तो उस संविधानिक संशोधन में कितनी कितने विषय जोड़े गए थे? 29 दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मान लो PCS 2018 में आया भी है, क्योंकि ये पेपर हम खुद देने गए थे। हमें याद है कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत में कितने विषयों को जोड़ा गया था। तो कितने विषयों को जोड़ा गया था? 29 विषयों को दोस्तों। तो 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो उसके बाद दोस्तों अब आ जाता है हमारा 74, जो हमने इससे पहले बात भी बताया, इससे पहले भी आपको बता रखा है सूची में, जब 9B यानी नगर पालिका के बारे में दोस्तों। तो नगर पालिका जो हमारा 9B अनुसूची नंबर 9B के अंतर्गत जोड़ा गया था, सॉरी दोस्तों 9A के अंतर्गत, यानी जो हमारा 9 में तो जोड़ा गया था पंचायत, और 9B में 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया था दोस्तों। और इसमें कितने विषय थे? टोटली 18 विषय थे दोस्तों। इसमें 18 विषय थे नगर पालिका में, और पंचायत में कितने विषय थे? 29 विषय थे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब एक बार आप ससरा से रिविजन मार लें कि 42 संवैधानिक संशोधन क्या हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। राष्ट्रपति को से पावर छीन ली गई थी कि वो एक ही बार से अगर डायरेक्टली उसके पास बिल आएगा तो उसको साइन करना ही होगा। और 3 विषय जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 ऐसे सब जोड़े गए थे संविधान संशोधन में। और उद्योगों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई थी। और राज्य सूची को समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे दोस्तों। 5 विषय हमने आपको बता भी दिए हैं: शिक्षा, वन और जंगली जानवर, पशु पक्षियों के बारे में, न्याय और नापतोल के बारे में। ये 5 विषय जोड़े गए थे दोस्तों। अब 44 आ जाता है, ये राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए एक बार पावर उसमें राष्ट्रपति को दी गई यहाँ पर। और सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक विद्रोह को उसके आंतरिक गड़बड़ी के रूप में बदल दिया गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही इमरजेंसी लगा सकता है दोस्तों, ये भी बताया था हमने। और मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार क्या किया था, यानी कि मैंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से छीन कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों अगले कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस साइड देख लेते हैं हमारा जो कुछ बचे और इम्पॉर्टेंट हमारे संविधान संशोधन है। यानी 86वां संविधान संशोधन, यानी 86th संविधानिक संशोधन क्या बताता है हमारा, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया था। यानी कि पहले हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता था दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था कि जो राज्य सरकार का दायित्व होता था कि वो 6 वर्ष से मतलब कम आयु के बच्चों को मतलब प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड करवाए दोस्तों। तो लेकिन उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, वो जो
आर्टिकल नंबर 45 यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था, उस अनुच्छेद 45 में बदलाव करके उसको कहाँ जोड़ दिया गया, आर्टिकल नंबर 21A के तहत जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, 21A, यानी कि शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले शिक्षा का अधिकार किसका अधिकार हुआ करता था, राज्य का दायित्व हुआ करता था, वो एक तरीके से वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं था। यानी कि दोस्तों हमने आपको डिफरेंस भी बता रखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मौलिक अधिकारों के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है जो राज्य सरकार हमें प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकार क्या करता है कि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं मिल रही है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है, तो उसके तहत उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच। और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उसके जो पेरेंट्स होंगे उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पूरी शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष का आयु का बच्चा है तो उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाना मौलिक कर्तव्य होगा वो किसका, उसके पेरेंट्स का दोस्तों। और आ जाता हमारा आर्टिकल नंबर 89 यानी संशोधन 89 नंबर संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें हमारा संविधान संशोधन हुआ था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में। यानी कि 89 संविधान संशोधन के तहत हमारे जो 2 आयोग जोड़े गए थे, हमने जो इससे पहले भी आपको बता रखा है, SC आयोग और ST आयोग। समझ में आया दोस्तों। यानी हमने बताया था आपको 338 के तहत जो जोड़ा गया था वो SC आयोग जोड़ा गया था, 338A के तहत जोड़ा गया था ST आयोग जोड़ा गया था, और 340 के तहत हमने एक आयोग और आपको बता रखा है जो OBC आयोग दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 338 और 338A ये किसके तहत जोड़े गए थे, नवे संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, जो कि 2003 में आया था। इसमें SC आयोग और ST आयोग जोड़ दिया गया था। अब आ जाता हमारा 91 संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था, यानी 2003 में। ये हमारा कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी वो प्रधानमंत्री सहित कुल शक्ति जितनी होगी, यानी कि कुल जितनी उसके पास सीटें वो जीत के पहुंचा होगा संसद में, तो उसका केवल कितना % बना सकता है वो अपने मंत्रियों को, 15% बना सकता है दोस्तों। हमने दोस्तों शायद इससे पहले हम जो आपको आर्टिकल पढ़ाया था उसमें हमने आपको आर्टिकल बता दिया था 191 आर्टिकल दोस्तों। शायद कुछ मिस्टेक की वजह से हम कंफ्यूज हो गए थे। 91 जो 91 यानी 91 संशोधन था हमारा और 191 आर्टिकल। तो हमने जो आपको 15% मंत्रियों की जो बात बता दी आपको हमने बता दी थी 191 में, वो उसमें नहीं था, वो दिया हुआ है यानी 91 संविधान संशोधन में दोस्तों, जो कि कुल मंत्रिपरिषद का यानी PM को लेकर कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद का 15% से ज़्यादा हमारे जो मंत्री बनेंगे उससे ज़्यादा नहीं बन सकते दोस्तों। यानी कि अगर हमारे पास तो हम टोटल 100 सीट जीतकर अगर विधानसभा में या लोकसभा में पहुँचे हैं तो हम कितने मंत्री बना सकते हैं, केवल 15। अगर हमारे पास टोटली 200 सीटें हैं तो हम 30 मंत्री से ज़्यादा नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर 300 मेंबर से हम जीत के पहुँचे हैं तो हम 45 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते दोस्तों। यानी कि कुल मिला के 15% से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। ये था हमारा 91 यानी 91 संविधानिक संशोधन। अब आ जाता है हमारा 92 संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में दोस्तों, यानी 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था यानी कि 2003 में। अब आपको समझ में आएगा कि जो सबसे पहले ये हमारा हुआ था 21 संविधानिक संशोधन जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1961 में। उसके बाद हमारा हुआ था 82 यानी कि संविधानिक संशोधन जो हमारा हुआ है वो 92 में। 92 में कौन सा संविधानिक संशोधन, 71 संविधानिक संशोधन, यानी 71 संविधानिक संशोधन 92 में, जो जिसमें कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और उसके बाद हमारा 2003 में जो कि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन से उसके तहत, यानी कि 92 संविधानिक संशोधन के तहत दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि पहले 14 के बाद 1 जुड़ी 15 हो गया, 15 में फिर 3 जुड़ी 18 हो गया। अब 18 के बाद जो 4 जुड़ गई तो 22 हो गई, जो कि प्रेजेंट टाइम पे आज हमारे जो संविधान के तहत हैं वो टोटल 22 ही भाषाएं हैं दोस्तों। यानी कि अब इसके बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। हो सकता है अगर कोई संशोधन होगा तो फिर उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा था 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 22 भाषाएं हो गई है टोटली, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आ जाता हमारा 97 संविधानिक संशोधन 2011 में हुआ था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि दोस्तों सहकारी समितियां जो होती हैं
जो हमने आपको पढ़ा रखा है कि 19B, यानी कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि 9 में कौन सा आता है। 9 में आता है हमारा भाग 9 में पंचायत, 9A में जो नगर पालिका, और 9B में हमारा कौन जाता है, सहकारिता दोस्तों। भाग 9 में पंचायत, भाग 9A नगर पालिका, और भाग 9B सहकारी समिति के बारे में जानकारी देता है। तो ये 9B के तहत जोड़ा गया था सहकारी समिति, जो कि 97वें संविधान संशोधन हुआ था 2011 में दोस्तों। अब आ जाता है हमारा 99वें संविधानिक संशोधन 2014 में जो हुआ था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान के बारे में। ये डेली बस इसको आप याद करके रखो कि जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किसके तहत किया गया था, 99वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 2014 में हुआ था। तो सिंपल सा आपको इतना ही याद करके रखना है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया है हमारा 99 में। और 100वां संविधानिक संशोधन, यानी कि 100वां संविधानिक संशोधन, यानी कि 100 जैसे कि 50 एक आर्टिकल नंबर 50 में हमने पढ़ा था बराबर और हाफ हाफ करके। इसी तरीके से जो 100वां संविधानिक संशोधन हाफ हाफ, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, भूमि समझौता हुआ था दोस्तों। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ था, यानी कौन से संविधान के संशोधन के तहत, 100वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। इसी तरीके से आ जाता है हमारा एक अगला इंपॉर्टेंट है जो, यानी 103, यानी 103 संविधानिक संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था। ये हमें आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में, यानी कि जैसे कि दोस्तों सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो दिए गए हैं कि कुछ आरक्षित लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई दोस्तों। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट में साफ साफ कहा गया है 15 और 16 में कि हम किसी प्रकार का किसी भी उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पे क्या किया गया था कि 15 और 16 हमारे जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद थे उनमें संशोधन किया गया था दोस्तों। संशोधन करके क्या किया गया था कि कुछ जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी सरकारी जॉब में दोस्तों। समझ में आ रहा है? यानी कि सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो तो बात करता था कि हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 कि हम किसी प्रकार का यानी जॉब में या किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भेदभाव हो गया। इसका मतलब कि 15 और 16 में क्या किया गया, संशोधन किया गया और कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ ऐसे सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि उनके लिए वो सीटें उतनी आरक्षित ही होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आरक्षण की बात की जाती है कुल मिला के। तो ये हुए हमारे टोटल इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल हुए हैं। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दें, जो कि 127 संवैधानिक संशोधन, जो कि हमारा 105वां संवैधानिक संशोधन है इस बार, यानी कुल मिला के 105 बार संवैधानिक संशोधन हो चुका है, जो कि जो 127वां है जो अभी 2021 में अभी जल्दी पारित होने वाला है, ये हो चुका है, होने वाला ऐसे ही है दोस्तों, जो कि ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है कि 105 जो 127वां संवैधानिक संशोधन है जो 105वीं बार किया गया है, उसमें ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आए होंगे। आप जितना हमने आपको बताया है सब आप अपनी कॉपी में नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो। आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको टोटली आप रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो सारे वीडियो हमारे, तो अगर हमारा कुछ प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें बता भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आप अपना रिप्लाई जरूर से जरूर दिया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगते हैं, जिससे कि हमारा कुछ मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों और हम भी कुछ और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम दे रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।